सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के सभी टॉपिक्स को, जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए और इस पूरे पेपर को जो कि 50 नंबर का है, इसको पूरा हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हुए दोहराते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों ने जितनी भी तैयारी की है, जिन भी प्रशिक्षुओं की तैयारी अच्छी है, उनकी तैयारी और अच्छी हो जाए। और जिनको भी इस विषय में थोड़ा सा भी डर है या थोड़ा सा भी किसी प्रकार की शंका है या उनको लग रहा है कि उनका अच्छे से नहीं तैयार है, तो वो प्रशिक्षु इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि उनके अंदर का जो डर है, वो भय है, वो बाहर चला जाए। जिन भी प्रशिक्षुओं को लग रहा है कि उनका ये पेपर बहुत अच्छे से नहीं तैयार है, तो अगर आज इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपको खुद लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है। और यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं वो पॉइंट तो बिल्कुल ना मिस हो। हर एक चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, ये भी आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। और पूरे पेपर को यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट जो आपका चैप्टर है, इसमें शिक्षा की महत्ता के बारे में बताया गया है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, अलग अलग विद्वानों द्वारा शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं बताई गई हैं, शिक्षा क्यों जरूरी है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये तो फर्स्ट चैप्टर को हम अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, आप लोग तैयार हैं अच्छे से पढ़ने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी क्लास अच्छे से आपने अगर ले लिया तो आपका ये पूरा पेपर बिल्कुल कंप्लीटली समझ लीजिए आप तैयार है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अरस्तु का कथन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह भी आपने सुना है, अरस्तु का ही कथन है। तो अरस्तु का कथन बहुत ही आसान है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद का कथन है, शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना ही शिक्षा है, या मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रकट करना ही शिक्षा कहलाता है। इसके बाद महात्मा गांधी का क्या कथन है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना है। ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ। इसके बाद एडम्स रास का क्या कथन है, यहाँ पर आप देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स रास का कथन है, कई बार पूछा गया है। फिर शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया में यहाँ पर शिक्षक और छात्र का संबंध बताया गया है, जबकि जो त्रिमुखी प्रक्रिया है इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन तीनों को महत्व दिया गया है। तो ये जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो त्रिमुखी जॉन ड्यूबी और द्विमुखी एडम्स रास, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद अब हम शिक्षा के प्रकार देखेंगे। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा 3 प्रकार से दी जाती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं औपचारिक शिक्षा की, तो पढ़ाई की शुरुआत यही माना जाता है कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल का एक निश्चित टाइम होता है, समय होता है कि हाँ इतने बजे से 9 बजे से 3 बजे तक आपका स्कूल होगा। एक स्थान निश्चित होता है कि हाँ स्कूल में जाना है, वो स्थान फिक्स है कि हाँ वहीं पर हमारा स्कूल है। अध्यापक, वही अध्यापक आपको पढ़ाते हैं जो रोज आपको उस क्लास में मिलते हैं। इसके अलावा पाठ्यक्रम एक सिलेबस होता है कि सिलेबस को 6 महीने से 8 महीने में कंप्लीट करना है बच्चों के। और ये सब चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल फिक्स होती हैं। तो सारी चीजें क्या होती हैं, पूरा प्लान्ड होती है। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है ये पूरी प्री प्लान्ड होती है, यानी कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है इसे हम स्कूली शिक्षा भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जब बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है उसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और इस शिक्षा में समय, स्थान, अध्यापक, पाठ्यक्रम सब निश्चित होते हैं। बहुत ही विस्तार से मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों की पूरी क्लासेस ली है इस चैप्टर की, इस पूरे पेपर की आपको अच्छे से पता है। सेकंड पेपर की कोई भी पेपर ऐसा नहीं जिसको मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से ना पढ़ाया हो, आप देख सकते हैं सभी विषयों को। अब इसके बाद अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है,
इस शिक्षा को हम परिवार, पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म आदि से ग्रहण करते हैं। स्कूल के बाहर आप चाहे वो खेल का मैदान हो, अपने फ्रेंड के साथ आप कहीं खेल रहे हो, अपने आस-पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहे हो, अपने आस-पड़ोस में कहीं गए हो, किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, किसी जगह गए हो या जहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। आप कहीं भी जाओ, अगर वहाँ से आप किसी से कुछ भी सीख रहे हो, तो वही होती है अनौपचारिक शिक्षा। अगर देखा जाए तो जीवन में जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना, यही आपके ज़्यादा काम आती है। अगर आप ज़्यादा सामाजिक नहीं रहोगे, लोगों से ज़्यादा घुल-मिल कर नहीं रहोगे या आप अपने में ही मस्त रहोगे, तो इस तरीके से आप समाज में घुल-मिल नहीं पाओगे, अच्छे से लोगों को समझ नहीं पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है, केवल पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि बच्चा परिवार में आस-पड़ोस के बच्चों के साथ भी खेले, अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज कराए। तो इस तरीके से जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं, जो संस्कार मिलते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे बड़ों से, हमारे आस-पड़ोस के लोगों से मिलते हैं। तो इसलिए जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये भी बहुत मायने रखती है जीवन में क्योंकि आप जब किसी से मिलते हो तो पहले आपकी शिक्षा नहीं, पहले आपका संस्कार दिखता है। किसी के भी सामने जब आप मिलते हो, किस तरीके से आप उसका अभिवादन कर रहे हो, किस तरीके से आप उस व्यक्ति का अभिनंदन कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। तो इसलिए अनौपचारिक शिक्षा भी जीवन में बहुत आवश्यक होती है। इसके बाद तीसरा है दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग जिसे हम कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा आपको पता ही है कि इसे हम पत्राचार शिक्षा, बाहरी शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। निरौपचारिक शिक्षा पूछा है कई बार तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। दूरस्थ शिक्षा को हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं और इस शिक्षा में अध्यापक और छात्र बहुत दूरी पर होते हैं जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं और इसे हम आपने देखा ये भी क्या कहते हैं हम पत्राचार के माध्यम से शिक्षा भी कहते हैं। तो ये जो शिक्षा के 3 प्रकार हैं इनको आप याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा में आयु का कोई बंधन नहीं होता। ये एग्जाम में पूछा गया है कि क्या निरौपचारिक शिक्षा में आयु का कोई बंधन होता है? तो कोई भी बंधन नहीं होता। किसी भी आयु वर्ग के बच्चे दूरस्थ शिक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी आयु का है वो एडमिशन ले सकता है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम शिक्षा की बात करेंगे। वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी? बौद्ध काल में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी? मुस्लिम कालीन शिक्षा कैसी थी? क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले वैदिक कालीन शिक्षा से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या-क्या चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए उपनयन संस्कार बच्चों का होता था। उपनयन संस्कार या चूड़ाकर्म संस्कार बालक को गुरु के समीप ले जाने को ही हम उपनयन, उप मतलब नजदीक या पास, नयन मतलब नेत्रों के। तो गुरु के नेत्रों के समीप ही बालकों को ले जाना क्या कहलाता था? उपनयन संस्कार। और चूड़ाकर्म संस्कार भी इसी को कहते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार मतलब दोस्तों जब बच्चों को गुरु के पास भेजते थे तो उससे पहले उनके बालों को कट कर दिया जाता था यानी कि उनका चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था और जब उनके केश को या उनके बालों को कट कर दिया जाता था जिसे हम मुंडन संस्कार कहते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में। तो मुंडन संस्कार के बाद माना जाता था कि बच्चे का बल बुद्धि उसकी ओर बढ़ जाती थी, बल बुद्धि और विद्या बढ़ जाती थी। उसके बाद उसे गुरु के समीप भेजा जाता था। इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य क्या था? वैदिक कालीन शिक्षा हो चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा हो, दोनों का ही उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र का विकास करना, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति और अपनी संस्कृति का संरक्षण करना यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उस पर हमें गर्व करना, साथ ही साथ लोगों को भी उसके प्रति जागरूक करना कि कैसे वो संस्कृति और सभ्यता जो है हमारी उसका आदर और सम्मान करें। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य थे जो आपको अभी तक मैंने बताया। इसके बाद समापवर्तन संस्कार, जब बच्चों की शिक्षा समाप्त होती थी तो उस पर शिक्षा की समाप्ति पर समापवर्तन संस्कार किया जाता था। और दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा में आप लोगों को पता है कि जो शिष्य होते थे वो क्या करते थे, वो भिक्षा मांग करके लाते थे और वही वो लोग उसी का भोजन बना करके उसी भिक्षा दिए हुए भोजन को ही ग्रहण करते थे। तो इस तरीके से जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, गुरु के समीप जा करके उनकी कुटिया में रहना और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करना और अपने माता पिता से दूर रहना, ये सभी आपको पता है। इस तरीके से वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी जिसे हम गुरुकुल कालीन शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा भी कहते हैं। तो इस तरीके से उस समय की शिक्षा और आज के समय की शिक्षा में कितना बदलाव है आप खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी इसमें प्रमुख रूप से बच्चों को मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी और मौखिक रूप से ही उनसे प्रश्नों को पूछा जाता था और मौखिक रूप से ही बच्चे उसका आंसर भी देते थे। तो इस तरीके से दोस्तों
पूरी शिक्षा क्या थी? मौखिक थी। इसके बाद अब हम बौद्धकालीन शिक्षा देखेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा में आपको दो चीजें अच्छे से याद रखनी है कि बौद्धकालीन शिक्षा में प्रारंभ कब होता था शिक्षा का? 6 से 8 वर्ष माना जाता है जब बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती थी और उनका प्रवज्ञा संस्कार होता था। तो प्रवज्ञा संस्कार याद रखिएगा, जब बच्चा मठ में प्रवेश करता था तो उससे पहले प्रवज्ञा संस्कार होता था, क्योंकि एग्जाम में बार बार प्रवज्ञा संस्कार पूछा है। और 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था उच्च शिक्षा के लिए। तो याद रखिएगा, मठ में प्रवेश के लिए प्रवज्ञा संस्कार या शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रवज्ञा संस्कार और उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद होता था। इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा या मुगल कालीन शिक्षा भी इसे कहते हैं। तो मध्यकालीन शिक्षा या मुगल कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा में सबसे पहले बच्चे को शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मिलती थी मकतब में। तो मकतब में प्राथमिक शिक्षा, मदरसे में उच्च शिक्षा, और मकतब में जब बच्चा जाता था तो उसका कौन सा संस्कार होता था? बिस्मिल्लाह संस्कार। और बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता था? जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। जब बच्चा 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तो क्या होता था? बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। और बिस्मिल्लाह संस्कार होने के बाद बच्चे को मकतब में प्रवेश मिलता था प्राथमिक शिक्षा के लिए, और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद वो मदरसे में जाता था उच्च शिक्षा के लिए। और शिक्षण का माध्यम क्या था? किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और दोस्तों, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, अगर इसका उद्देश्य पूछेगा, अगर इसका उद्देश्य पूछता है तो आपको क्या लिखना है? याद रखिएगा, आपको लिखना है कि मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार करना पूरे विश्व में। ठीक है, यानी कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करना या इस्लाम धर्म का प्रचार करना और इसकी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाना, यही था मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। अब दोस्तों, यहाँ पर आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो तीनों को ही बहुत अच्छे से आप देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे पहले आदर्शवाद हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं, यानी कि इनका ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास होता है। ये शाश्वत मूल्यों को और साथ ही साथ ईमानदारी, सत्यता, यानी कि नैतिक मूल्यों पर बहुत विश्वास रखते थे जो आदर्शवादी होते थे। और आदर्शवाद का श्रीगणेश किसने किया है? प्लेटो ने किया है। आदर्शवाद की शुरुआत का जनक माना जाता है प्लेटो को, और आदर्शवादी आध्यात्मिक जगत को ही सत्य मानते हैं। और इनके 3 शाश्वत विचार हैं। क्या है? सत्यम, शिवम और सुंदरम। अब आदर्शवाद के प्रवर्तकों में देखिए कौन कौन है, ये नाम आप बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले, नाम है, आप याद रखिएगा किस वाद को मानने वाले थे। एग्जाम इस तरीके से पूछता है। अब आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? बर्कले। प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? कांट। वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? हीगल। नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? विचारों को महत्व दिया गया है। वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए कौन सी विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न विधि या प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात। संवाद विधि, प्लेटो। आगमन एवं निगमन विधि, आ से आगमन और आ से अरस्तु, तो आगमन एवं निगमन विधि अरस्तु। वाद विवाद, भारतीय आदर्शवादी दार्शनिक, इसके जनक माने जाते हैं। निर्देशन विधि, हर्बर्ट। तर्क विधि, हीगल। खेल विधि, फ्रॉवेल। तो ये नाम आप याद रखिएगा, जितनी चीजें यहाँ पर मैंने बताई, क्योंकि एग्जाम में अगर भूलेगा तो बहुत आसानी से 1 नंबर जैसे आपको मिलता है वैसे चला भी जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए। इसके बाद आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य में है। आदर्शवाद ने ही हमें ये बताया है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य का जीवन क्या होता है? बेकार। अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, आप कुछ बनना नहीं चाहते, आप केवल अपने जीवन को जी रहे हो, तो पशुओं के समान आपकी तुलना हो जाएगी, क्योंकि पशु भी क्या करते हैं? अपना जीवन काटते हैं। तो इसलिए आदर्शवाद ने ही हमें उद्देश्य के बारे में बताया कि हर एक व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के जनक रूसो हैं। रूसो ने ही कहा है प्रकृति की ओर लौटो।
इनका नारा है प्रकृति की ओर लौटो। तो प्रकृतिवाद के जनक रूसो हैं। रूसो ने ही कहा है कि बच्चे को आप प्रकृति में छोड़ दीजिए, वो प्रकृति से चीजें सीखेगा, अगर वो गलती करेगा तो प्रकृति ही उसे दंड देगी। तो इस तरीके से रूसो प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। प्रकृतिवाद में ही करके सीखने पर बल दिया गया है, यानी कि जितनी बार बच्चा करेगा, खुद करेगा चीजों को, अगर गलतियां करेगा तो उससे भी सीखेगा। अब यहाँ पर देखिए प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक है। प्रकृतिवादियों ने सीखने की सबसे उचित विधि क्या बताई? खेल विधि। खेल खेल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? मुक्तयात्मक अनुशासन होना चाहिए बच्चों पर। इसके बाद हम देखते हैं अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। ये किसने कहा है? तो अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, यह कहा है रूसो ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों कि अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रूसो का। अब प्रकृतिवाद के समर्थक कौन कौन है? तो प्रकृतिवाद के समर्थकों में रूसो है, हर्बर्ट है, स्पेंसर है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। प्रकृतिवादियों ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? तो ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि को जन्म दिया। किसने? प्रकृतिवादियों ने। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से प्रकृतिवाद दोस्तों मुख्य रूप से रूसो का ही नाम आता है। रूसो का नाम आप मत भूलिएगा। और प्रकृतिवाद शिक्षा ने ही हमें बताया कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? केंद्र बिंदु बालक होना चाहिए। और शिक्षा की जो सबसे उचित विधि बताई गई सीखने की प्रकृतिवादियों ने बताई, वो है खेल विधि बताई। और मुक्तयात्मक अनुशासन, यह तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद दोस्तों आज के समय में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वाद है, यानी कि प्रयोजनवाद का मतलब ही है प्रयोग करके। यानी कि हम पहले क्या करेंगे? हम किसी को नहीं मानते। यहाँ पर ईश्वर की सत्ता में प्रयोजनवाद बिल्कुल नहीं विश्वास रखता। ये कहता है जो हम प्रयोग करेंगे, जो हम सीखेंगे, वही हम मानेंगे कि सही है। तो प्रयोजनवाद के समर्थकों में सबसे पहले चार्ल्स पियर है, इसके बाद विलियम जेम्स है, फिर जॉन ड्यूबी है, फिर किलपैट्रिक है, पियर्स है। ये कुछ प्रमुख प्रयोजनवादी हैं जो प्रयोजनवाद के प्रबल क्या है? समर्थक हैं। और दोस्तों इसके अलावा देखिए प्रयोजनवाद के अन्य नाम क्या है? क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद। यानी कि हम जो भी करेंगे उससे हमें जो अनुभव प्राप्त होगा हम उसे क्या मानेंगे? सही मानेंगे। यानी कि जो प्रयोजनवाद है वो खुद सत्य की स्थापना करता है। वो पहले प्रयोग करेगा, जब वो उन चीजों में सत्यता पाएगा तभी उस पर विश्वास करेगा, तभी उनको क्या मानेगा कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जो प्रयोजनवाद है वो आज के समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आज के समय में प्रयोजनवाद सबसे ज्यादा प्रचलित है और इसे ही मान्यता मिली है। और यह विचारधारा अमेरिकन मानी जाती है क्योंकि चार्ल्स पियर्स कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और यहाँ पर आप देखिए शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा किस पर आधारित है? बाल केंद्रित है, विषय केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है या फिर अनुभव केंद्रित है? राइट आंसर है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा अनुभव केंद्रित है। यानी कि अनुभव का मतलब आप जितना करोगे, आप जितना प्रयोग करोगे, जितना सीखोगे, उतना ही आपके पास क्या होगा? अनुभव होगा, उतना ही आपके पास एक्सपीरियंस होगा। और उसी एक्सपीरियंस के बल पर आप जो भी सिद्धांत दोगे, जो भी चीजें बताओगे, वो बिल्कुल सत्य होंगी। तो प्रयोजनवाद करके सीखने पर विश्वास करता है और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए प्रोजेक्टिव मेथड की, यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टिव मेथड की जो खोज करता है वो है किलपैट्रिक। तो यहाँ पर भी किलपैट्रिक हो, चाहे पियर्स हो, जॉन डीवी हो, सभी ने ये कहा है कि जो प्रयोजनवाद है इसमें सत्य की खोज की जाती है या सत्य को प्रयोग के आधार पर हम ये तौलते हैं कि वो सत्य है या असत्य है। जो भी चीजें हैं उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद अगर चीजें सत्य पाई गई तो उसे हम मानते हैं कि हाँ ये चीजें सही हैं। अगर वो प्रयोग करने के बाद सत्य नहीं पाई गई तो वो चीजें उनको हम सत्य नहीं मानेंगे। यही है प्रयोजनवाद। और प्रयोजनवाद दोस्तों करके सीखने पर विश्वास रखते हैं। इसके अलावा आपने देखा अनुभव पर केंद्रित होता है और इसमें बालकों की रुचियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है कि बालक का जिस विषय में रुचि है कोशिश की जाए कि उन रुचियों के आधार पर ही बालक को शिक्षा दी जाए। नवीन मूल्यों का भी निर्माण होता है प्रयोजनवाद में। इसके अलावा दोस्तों बच्चों के मस्तिष्क का विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना प्रयोजनवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम भारतीय विचारकों के बारे में देखेंगे। भारतीय विचारक जो भी हैं और उन्होंने क्या क्या बताया है शिक्षा को लेकर के, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैंने सेकंड पेपर जो आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास
उसको भी पूरा एक वीडियो में कंप्लीट किया है और वो आपको बहुत बहुत पसंद आया था। आप लोगों ने ही कमेंट किया कि मैम सभी विषयों का इस तरीके से बनाइए कि हम लोगों का अच्छे से लर्न हो जाए और ये जितना पेपर है 50 नंबर का, इनमें हमारे मार्क्स अच्छे आए। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है कि आप लोग अच्छा नंबर पाए और अच्छे से अपने एग्जाम में सभी विषयों को प्रिपेयर करके जाएं। इसीलिए मैं इस तरीके की सीरीज लेकर के आई हूँ और आपके सभी विषयों को तैयार करवा रही हूँ। अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर आप लोग की बेस्ट तैयारी करवाते हैं। आप लोग के एग्जाम की आप लोग वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत मेहनत की है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें। क्योंकि ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, ताकि अधिक से अधिक मेरे डीएलएड के जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर करें। और आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज आप लोग मेहनत से सभी विषयों को पढ़िए। और मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि आप लोगों के सभी विषयों को अच्छे से मैं तैयार करा दूं। तो भारतीय विचारकों में सबसे पहले स्वामी विवेकानंद आते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है अपने देश में? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है अपने देश में। और दोस्तों, इनका वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो एग्जाम में बस यही पूछता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के विषय में क्या कहा है? ऑलरेडी आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया कि शिक्षा मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर में निहित शक्तियों को प्रकट करना है। जो मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्तियां हैं जिनको वह पहचान नहीं पाता है, तो जब वह शिक्षा ग्रहण करता है तभी वह अपनी शक्तियों को पहचान पाता है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी योग्यता है जिसके बल पर वो संपूर्ण विश्व में अपना नाम कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में हुआ था और 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, या शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना की थी। तो 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो बार बार एग्जाम में पूछा गया कि कब की थी, तो 1901 में की थी। और कहां पर की थी? बोलपुर नामक स्थान पर। बोलपुर एग्जाम में ये भी पूछा गया है आप लोगों के कि शांति निकेतन की स्थापना तो हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी, किस स्थान पर? बोलपुर नामक स्थान पर। और इन्होंने जो प्रमुख पुस्तक लिखी है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आपको पता है राष्ट्रपिता है हमारे देश के, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और गांधी जी ने 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात की थी। दोस्तों, स्वतंत्रता के पहले ही गांधी जी ने ये कहा था कि 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और आज आपको पता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना क्या राज्य का कर्तव्य है। और ये सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। इसके बाद आते हैं गिजुभाई बधेका। गिजुभाई बधेका दोस्तों, इन्होंने विद्यालयों को बाल भवन नाम दिया। क्या नाम दिया? बाल भवन नाम दिया। और इन्होंने बालकों के लिए क्या कहा? बाल देवो भव। बालकों को क्या कहा? बाल देवो भव। और इनकी जो रचना है वो है दिवा स्वप्न। ये एग्जाम में पूछा गया, दिवा स्वप्न किसकी रचना है? तो गिजुभाई बधेका की रचना है। और इन्होंने बालकों को बाल देवो भव कहा और विद्यालयों को कहा बाल भवन। अब इसके बाद हम पाश्चात्य विचारकों को देखेंगे। पाश्चात्य विचारकों में सबसे पहले आते हैं प्लेटो। प्लेटो को भी आपने पढ़ा कि प्लेटो क्या है? प्लेटो आदर्शवाद के जनक भी कहे जाते हैं। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, रिपब्लिक और द लाज। ये दोनों ही बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। तो रिपब्लिक और द लाज, इन दोनों को आप याद रखिएगा। रूसो का जन्म, अब यहाँ पर हम देखेंगे रूसो के विषय में। रूसो का जन्म कब हुआ था? इटली के जिनेवा नगर में 1712 में हुआ था। रूसो कहाँ के थे? इटली के थे। अब देखिए, इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एमिल। एमिल अगर इसे हिंदी में भी लिख करके आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। एमिल किसकी रचना है? और ये बार बार ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है। एमिल किसकी रचना है? रूसो की। द न्यू हेलोसाई। इसके अलावा द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस,
ये प्रमुख रचनाएं हैं रूसो की। रूसो का नारा था, मैंने भी आपको बताया है, प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि ये प्रकृतिवाद के प्रबल समर्थक थे। इसके बाद आते हैं जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी की प्रमुख पुस्तकों में है द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड द करिकुलम, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, फ्रीडम एंड कल्चर। इसके बाद है स्कूल ऑफ टुमारो। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप प्लीज इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि जॉन ड्यूबी की लिखी हुई पुस्तकों को बार बार पूछा गया है। और जॉन ड्यूबी प्रयोजनवाद के समर्थक थे, आपको पता ही है। जॉन ड्यूबी ने ही कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं। इसके बाद आते हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने क्या कहा? फ्रॉबेल किंडरगार्टन प्रणाली के जनक हैं, आपको अच्छे से पता है। और फ्रॉबेल कहाँ के थे? जर्मनी के थे। एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने स्कूलों को क्या कहा? किंडरगार्टन कहा। और किंडरगार्टन किस तरीके से कहा कि जो किंडरगार्टन का मतलब होता है बागीचा। बागीचे में दोस्तों आपको पता है जो फूल होते हैं उसको इन्होंने कहा है बालक, और जो माली होता है उसको कहा है शिक्षक। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पूरे स्कूल को मिला करके क्या कहा कि ये किंडरगार्टन है जहां पर जो माली होता है वो क्या करता है? फूलों की देखभाल करता है, उनको पानी देता है, उनको खाद देता है, क्या करता है? उनका पूरा पोषण करता है ताकि वो अच्छे से खिल सके, अच्छे से वो ग्रोथ कर सके। इसी प्रकार से टीचर होता है जिसकी तुलना माली से की गई है कि वैसे ही वो भी क्या करता है? बच्चों को नर्चर करता है, बच्चों को की देखभाल करता है, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो यही है किंडरगार्टन, और इसके जनक फ्रॉबेल हैं। और खेल विधि का जनक भी फ्रॉबेल को ही माना जाता है, तो आप याद रखिएगा। और इन्होंने क्या कहा है? स्कूल को अगर हिंदी में बोले तो इसे हम कहेंगे बाल उद्यान। ठीक है, किंडरगार्टन को हिंदी में क्या कहेंगे? हम बाल उद्यान कहेंगे। इनकी एक रचना है एजुकेशन ऑफ मैन, व्यक्ति की शिक्षा। अगर एग्जाम में ऐसे हिंदी में लिख करके पूछेगा व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति की शिक्षा किसकी रचना है, या एजुकेशन ऑफ मैन किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है किसकी रचना है? फ्रॉबेल की रचना है। कई बार एग्जाम में हिंदी में पूछ लिया तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद आती है मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म 1870 में इटली में हुआ था। ये कहाँ की रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी। और इन्होंने विशेष रूप से जो मंद बुद्धि के बालक थे या जो मानसिक रूप से कमजोर बालक थे उनकी शिक्षा पर इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। इनके स्कूल में 3 से लेकर के 7 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दी जाती थी। और इन्होंने शिक्षा के 3 प्रकार बताए। पहला कर्मेंद्रियों से शिक्षा, दूसरा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, और तीसरा गणित की शिक्षा या भाषा और गणित की शिक्षा। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीजों में क्या क्या है यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसलिए मैं इनको बता दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बीआरसी। बीआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीआरसी का पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। इसके बाद है एनपीआरसी का पूरा नाम, एनपीआरसी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अब ये संसाधन केंद्र क्या होते हैं? बच्चों के स्कूल की ड्रेस, बच्चों का जूता मोजा, बच्चों की किताबें, जितनी भी बच्चों के खेल के सामान, हर चीज कहाँ पर आती है? बीआरसी पर आती है, ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आती है। फिर वहां से आती है एनपीआरसी पर, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर, और यहाँ से स्कूलों तक वो चीजें बढ़ती हैं या डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो इस तरीके से आप इनका नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइमरी शिक्षा में दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद डाइट का पूरा नाम, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसके बाद ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष। ग्राम, गांव में सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा ग्राम प्रधान होता है। तो ग्राम प्रधान ही क्या होगा? अध्यक्ष भी तो होगा। कोई भी समिति बनाई जाएगी गांव में तो उसका अध्यक्ष कौन होगा? ग्राम प्रधान ही होगा। तो ग्राम शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष कौन है? ग्राम प्रधान है। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन है? प्रधानाध्यापक होता है, स्कूल का प्रधानाध्यापक। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में है, जिसे हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। और लखनऊ में आप लोगों को पता है कि SCERT कार्यालय भी कहाँ है? लखनऊ में है, निशातगंज लखनऊ। इसके बाद राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? बनारस में है या वाराणसी में है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों मुझे जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट लगी मैंने सभी चीजों को आप लोगों को बताया, हर एक टॉपिक से। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप लोगों को लगेगा कि कुछ चीजें
हैं जो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये भी इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि शिक्षा और समाज। दोस्तों, शिक्षा और समाज अगर आता है तो ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में कुछ लिख नहीं पाओगे, बहुत आसानी से आप लिख लोगे। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा पेपर आपका मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया। उम्मीद करती हूँ ये पूरा पेपर आपको समझ में आया होगा और आप एग्जाम में अगर इतना पढ़ के चले जाते हैं दोस्तों तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी और मैंने कोशिश की है कि आप लोग का जो फर्स्ट पेपर है इसकी भी तैयारी मैं आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से करा दूं। और ये छोटा सा प्रयास था दोस्तों, प्लीज अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो अपने अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपके एक शेयर से शायद बहुत सारे लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करिए। आप लोगों के कमेंट्स और आपके लाइक्स ही हमें बहुत बहुत प्रोत्साहित करते हैं लगातार आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये पेपर भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ और ऐसे ही आप लोग की तैयारी को बेस्ट हम करवाते रहेंगे। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।